नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। उसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं और 13 सितंबर को आपका एग्जाम है। मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है। इससे संबंधित क्या रणनीति होनी चाहिए ये मैंने आपको बता दी है। कल आपको वीडियो मिला था इससे संबंधित, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि हमको 1 महीने में क्या क्या पढ़ना है, कैसे अपनी चीजों को मेंटेन करना है, ठीक है। अब जो सीरीज प्रारंभ हुई है वो 15 अगस्त से प्रारंभ करने का अभी तक प्लान है, ठीक है। अगर कोई समस्या ना आई तो उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक वीडियो बनाया गया है, तो आपको उस नंबर पर ज्वाइन लिख करके मैसेज कर देना है, तो आपको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी समझाई जाएगी, ठीक है। सीरीज में क्या मिलेगा आपको, 10 सीरीज आपको सामान्य अध्ययन की मिलेंगी और 10 सीरीज आपको मिलेंगी हिंदी की, ठीक है। कुल मिलाकर के 20 सीरीज आपके पास होंगी और पैटर्न वही होगा जो कि लोक सेवा आयोग ने फिक्स किया है। जो सिलेबस आपका लोक सेवा आयोग का है और जितने प्रश्न जिस पोर्शन से पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी खंड को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। काफी दिन से आपको भूगोल का वीडियो नहीं मिल पाया है, ठीक है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन एवं उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। 2 चीजें पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो है कितने प्रदेशों में या कितने भागों में विभाजित है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सिडनी बुराड, क्या नाम है, सिडनी बुराड। ये भूगर्भ शास्त्री हैं। तो इन्होंने जो हिमालय का विभाजन किया है वो नदियों के आधार पर किया है, यानी कि इन्होंने जो नदियां बहती हैं उन नदियों को सीमा बनाया है और उनके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको नाम दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर नदियों के मतलब कि बहाव के आधार पर हिमालय को 4 वर्गों में विभाजित किया है। नाम आपको बता देते हैं, पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। ये आपका यहाँ से हिमालय प्रारंभ होता है और ये यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये आपकी सिंधु नदी यहाँ पर बह रही है, ये सतलज नदी है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी, ठीक है, देखिए सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का हिमालय है इसे इन्होंने कहा है पंजाब हिमालय, ठीक है। और सतलज नदी से लेकर के जो काली नदी के बीच का हिमालय है उसे कुमाई हिमालय के नाम से जाना गया है। और कुमाई हिमालय से और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा है उसे नेपाल हिमालय कहा गया है। और तीस्ता नदी से जो ब्रह्मपुत्र के बीच में हिमालय है उसे असम हिमालय के नाम से जाना गया, ठीक है। तो एक एक पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले देखेंगे पंजाब हिमालय, ठीक है। इसका विस्तार कितना है, 560 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितनी है लंबाई, 560 किलोमीटर में ये विस्तार है इसका। और किसके किसके बीच है, ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में इसका विस्तार है। और ये कहां पर विस्तृत है, किन क्षेत्रों में विस्तृत है, तो ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये विस्तृत है, ठीक है। जो आप ये क्षेत्र देखिए ना, ये कश्मीर और ये यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश का है, यहाँ पर कश्मीर है। तो पंजाब हिमालय कहां पर फैला हुआ है, कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में पंजाब हिमालय फैला हुआ है। और जो हिमालय की चौड़ाई है वो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में मिलती है, यानी कि पंजाब हिमालय सबसे ज्यादा चौड़ा है। जो हिमालय का पंजाब हिमालय वाला हिस्सा है उसकी चौड़ाई सर्वाधिक है, जिसकी चौड़ाई है 250 से लेकर के 400 किलोमीटर तक, ठीक है। 250 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ये आपका हो गया पंजाब हिमालय, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, ठीक है। या जो पंजाब हिमालय है वो किन नदियों के बीच में विस्तृत है, या हिमालय की जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो किस हिमालय में है, पंजाब में है, कुमाई में है या फिर नेपाल में है। इस तरह से ये पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कुमाई हिमालय कहां पर विस्तृत है। इसका विस्तार लगभग 320 किलोमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक लगभग 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सतलज नदी और काली नदी के बीच में इसका विस्तार है कुमाई हिमालय का, आप देख पा रहे हैं। और यह है उत्तराखंड क्षेत्र में, यानी कि जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। तो कुमाई हिमालय कहां पर है, उत्तराखंड क्षेत्र में ये विस्तृत है। और कुमाई हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है नंदा देवी, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम
क्या है। ठीक है, मैं सिर्फ कुमाई हिमालय की बात कर रहा हूँ, पूरे हिमालय की बात नहीं कर रहा हूँ कि कुमाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, वो है नंदा देवी। ठीक है, तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार लगभग 800 किलोमीटर है। यहाँ से यानी कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, देखिए काली नदी से तीस्ता नदी तक कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय है। और हिमालय की चौड़ाई यहाँ पर काफी कम हो जाती है। ठीक है, जो हिमालय की यहाँ पर नेपाल हिमालय में चौड़ाई है यहाँ पर काफी कम हो जाती है, जबकि ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, और जो हिमालय के सर्वोच्च शिखर हैं वो यहीं पर है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर किस हिमालय में स्थित हैं, तो आप बताएंगे कि नेपाल हिमालय में। हिमालय के सर्वोच्च जैसे कि आपका एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सब सबसे ऊंचे शिखर पर्वत चोटियां हैं वो नेपाल हिमालय में ही स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौथे पर असम हिमालय। इसका विस्तार लगभग 720 किलोमीटर है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में असम हिमालय का विस्तार है, यानी तीस्ता और दिहांग नदी या फिर ब्रह्मपुत्र उसको भी कहते हैं। और इसका जो विस्तार है वो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में ये विस्तृत है। कौन सा, असम हिमालय। और इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो है कुल्लू, कांगड़ी, नामचा, बरवाल इत्यादि असम हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, तो सिडनी बोरार्ड ने ये नदियों के विभाजन के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था। जो नदियों का अपवाह है वो कहां-कहां बहती हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने इसको विस्तारित किया था, मतलब बताया था। तो कभी-कभी यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए अब बात हो गई हिमालय की। अब हम आते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो उत्तर भारत, ये जो विशाल मैदान देख रहे हैं ना, ये वाला। ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग फिर कहां पर आ जाएंगे, जो नीचे वाला क्षेत्र है प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसे एक नाम से और जाना जाता है, और वह नाम है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चूंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में ये स्थित है, और चूंकि यहाँ पर गंगा बहती है, तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसका जो विस्तार है, इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, जो उत्तर भारत का मैदान है इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 150 से लेकर के, यानी ये वाली चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के बीच में है। और इसकी ऊंचाई है 150 मीटर, यानी कि समुद्र तल से। ठीक है, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 150 मीटर है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी अवस्थिति, मतलब कि कहां पे ये किस प्रकार से ये स्थित है। अब बात आती है कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। जो उत्तर भारत का मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ होगा, तो पीछे मैंने आपको बताया था कि दो प्लेटें थी, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो उत्तरी भाग में थी वो अंगारा लैंड थी, और जो दक्षिणी भाग में थी वो गोंडवाना लैंड थी। तो क्या हुआ, इन दोनों प्लेटों का अभिसरण हुआ, यानी कि ये प्लेट इधर से आई, ये प्लेट इधर से गई, तो अभिसरण हुआ। दोनों जब टकराव हुआ तो क्या हुआ, देखिए अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड प्लेटों के अभिसरण के पश्चात निर्मित अग्रखंड में हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों यानी कि शिलाखंड के जमाव से हुआ। कहने का मतलब यह है कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों प्लेटें टकराई, इनका अवसरण हुआ, तो वहां पर जहां टकराई है वहां पर एक तो हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा खड्ड बन गया। ठीक है, और उसमें खड्ड में क्या हुआ कि जो यहाँ ऊपर से नदियां आ रही थी, यानी कि कहाँ की, अंगारा लैंड की नदियां आ रही थी। ठीक है, और जो नीचे यानी कि जो दक्षिण भारत की नदियां थी, जब दोनों आकर के यहाँ पर मिली, अब चूंकि जो ऊपर की नदियां आई थी तो ये जब हिमालय से होकर के गुजरी, अब चूंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, तो जब हिमालय से होकर गुजरे तो बहुत सारे बड़े बड़े शिलाखंड, बड़े बड़े अवसाद, कंकड़ पत्थर लेकर के ये नीचे आई। और क्या हुआ, जब नीचे आई तो नीचे आपको यहाँ पर क्या हुआ, एक ढलान जैसा था, मतलब कि लगभग समतल जैसा था। ठीक है, तो वो पत्थर आगे जो शिलाखंड लाई यहाँ आगे ना बहे, मतलब आगे नहीं बह पाए, और यहीं पर वो धीरे धीरे जमा होते रहे। जब जमा होते रहे तो उन्हीं शिलाखंडों के ऊपर मिट्टी जमती रही, धूल मिट्टी जमती रही, छोटे छोटे कंकड़ बनते रहे। तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद एक मैदान का निर्माण हो गया, जिसे कहा गया उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, यानी कि दोनों नदियां ऊपर से इधर से आई और नीचे से ये गई, दोनों के साथ मिल गए, तो वो धीरे धीरे बढ़ते रहे, और क्या हुआ, एक मैदान का निर्माण हो गया। इसी को कहा गया उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है,
और धरातलीय स्वरूप के आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो उत्तर भाग का विशाल मैदान है तो उसका जो धरातलीय स्वरूप है, जो उसकी बनावट है वो थोड़ी सी मतलब कि ऊंची नीची है, मतलब कि 4 प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया गया है समझने के लिए कि किन किन भागों में या किन किन क्षेत्रों में ये विभाजित है और कौन सा क्षेत्र किस लिए उपयोगी है और उस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो इसमें पहला क्षेत्र आता है भावर प्रदेश, ठीक है, इसका आपने नाम भी सुना होगा, भावर प्रदेश। इसका जो विस्तार है वो शिवालिक हिमालय की तलहटी में सिंधु से तीस्ता तक है, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा सबसे पहले ट्रांस हिमालय था, बृहद हिमालय था, लघु हिमालय था, फिर ये तो नीचे क्या था, ये शिवालिक हिमालय था। तो इसका जो विस्तार है वो शिवालिक हिमालय की तलहटी में ही है, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है और उसमें जो भावर प्रदेश है तो शिवालिक हिमालय की तलहटी में सिंधु से लेकर के तीस्ता तक, यानी कि यहां से लेकर के तीस्ता तक इसका क्या है, विस्तार है। इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर है, यानी कि चौड़ाई लगभग इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है 8 से 16 किलोमीटर तक है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, यानी जो नदियां यहाँ पर कंकड़ पत्थर लाई हैं, ठीक है, कंकड़ का यानी बड़े बड़े ऐसे कंकड़ पत्थर यहाँ पर क्या हुए, इकट्ठे हुए इस तरीके से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कंकड़ पत्थर ला करके यहाँ पर जो है जब कंकड़ पत्थर यहाँ पर बड़े बड़े इकट्ठे हुए, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अभी इकट्ठे होते रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जब नदियां बहकर के आई तो नदियां इन्हीं में क्या हुआ, विलीन हो गई, मतलब कि बहाव में, चूंकि कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थरों के बीच में स्पेस रह जाता है, जगह रह जाती है, तो नदियां क्या हुआ, उसी में विलीन हो गई, गुम हो गई, मतलब वो आगे बह ही नहीं पाई, ठीक है। तो इस प्रदेश में आपको नदियां विलीन होती हुई दिखाई देगी, लिखा हुआ है कि नदियां विलीन हो गई। और यह क्षेत्र कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि इतना कंकड़ पत्थर है, इतने बड़े बड़े शिलाखंड है, अवसाद है कि यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है, नदियां नीचे पत्थरों में विलीन हो गई, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, नदियां कैसे ही बाहर आएंगी। तो दूसरा हमारा भाग है तराई प्रदेश, ठीक है, तराई प्रदेश है। तराई प्रदेश कहां पर है, इसका विस्तार कहां पर है, भावर के दक्षिणी भाग में, यानी सबसे पहले क्या है आपका ये भावर प्रदेश है, फिर कौन सा है, फिर आपका आएगा तराई प्रदेश, ठीक है। यानी कि हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपका है भावर प्रदेश, फिर कौन सा है, तराई प्रदेश, ठीक है। इसकी चौड़ाई है 15 से 30 किलोमीटर, तो इसकी चौड़ाई ये है कितनी है, 15 से 30 किलोमीटर है। और नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं, परंतु इनकी गति धीमी होती है। यहाँ पर क्या आते हैं, जैसे ही हम तराई प्रदेश में आते हैं तो पत्थरों कंकड़ों की शिलाओं की संख्या कम होती जाती है, तो नदियां जो यहाँ पर विलीन हो गई हैं वो धीरे धीरे नदियां ऊपर दिखाई देने लगती हैं, लेकिन उनके बहने की गति धीमी होती है, उनका अपवाह धीमा होता है, ठीक है। और प्रायः कैसा, ये प्रायः ये दलदली क्षेत्र है और यहाँ पर घने वनों का प्रदेश पाया जाता है, जहां पर जैव विविधता के विशाल भंडार पाए जाते हैं। चूंकि नदियां बहुत ज्यादा है, पानी एकदम से भरा हुआ है, गति धीमी है, तो बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे, बहुत सारी वनस्पति उगाती है, तो बहुत प्रकार के यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है और घने घने वन उगाते हैं, तो ये जैव विविधता का यहाँ पर विशाल भंडार यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा भाग, जिसका नाम है बांग्ला प्रदेश, जो कि इसके उत्तर में यहाँ पर स्थित है, इस तरह, सॉरी दक्षिण में यहाँ पर, ठीक है, बांग्ला प्रदेश है। और इसको स्थानीय नाम भूड़ के नाम से जाना जाता है। स्थानीय नाम क्या है, भूड़, ठीक है। इसका नाम कभी कभी पूछा जाता है कि बांग्ला प्रदेश का स्थानीय नाम क्या है, या भूड़ क्षेत्र का, बांग्ला में लिखा होता है, भूड़ क्षेत्र लिखा होता है, भूड़ क्षेत्र का विस्तार कहां पर है। और यह बांग्ला प्रदेश पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है, ठीक है। अब देखिए पुराना जलोढ़ क्या है, ठीक है, जलोढ़ से मतलब ये है कि जहां पर नदियों का पानी हर साल पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, नया जलोढ़ कहते हैं। और जहां पर कई सालों तक नदियों का पानी पहुंचता ही नहीं है उसे कहा जाता है पुराना जलोढ़, यानी कि कई सालों पहले पानी वहां पहुंचा होगा लेकिन हर साल नहीं पहुंचता है, इसलिए उसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है। तो यहाँ पर यानी कि बांग्ला प्रदेश में नदियों का पानी हर साल नहीं पहुंचता है, इसलिए इसे पुराने जलोढ़ कहा गया। ये पुराने जलोढ़ से निर्मित है, ठीक है। और ये मैदानी भागों का वह उच्च भाग है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गंगा के किनारे के जो कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हर साल बाढ़ आती है, ठीक है, वो क्षेत्र बाढ़ से भर जाते हैं, फिर लोग उसी किनारे खेती करने लगते हैं, वो क्या है, वो नया जलोढ़ है, क्योंकि हर साल वो खेत पानी में डूबता है, गंगा की बाढ़ में डूबता है, लेकिन
कुछ जो ऊंचे भाग हैं जहां पर गंगा का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वो कैसा है, वो पुराना जलोढ़ है। जहां पर पानी हर साल पहुंच रहा है वो नया जलोढ़ है। ठीक है, तो मैदानी भागों का वह उच्च भाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है उसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है। तो पुराने जलोढ़ से ही ये बांगर प्रदेश बना हुआ है। बांगर का मतलब होता है मतलब कि जो है बंजर भूमि, या जहां पर उपजाऊ भूमि नहीं है, या उपज कम होती है, या पानी के साधन नहीं है। ठीक है, ऊसर वगैरह भूमि, इनको हम लोग बांगर प्रदेश कहते हैं। और इसका जो विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी व मध्य यूपी में इस प्रकार की भूमि या इस प्रकार का बांगर प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, और अंतिम है खादर प्रदेश। ठीक है, खादर प्रदेश यानी कि बिल्कुल ये दक्षिणी में जो क्या है, ये खादर प्रदेश है। ये नवीन जलोढ़ों से निर्मित होता है। नवीन जलोढ़ मतलब जहां पर बाढ़ का पानी हमेशा पहुंचता हो, मतलब यहाँ बाढ़ प्राय प्रत्येक वर्ष नई उर्वर मिट्टी लाती है। ठीक है, चूंकि जो नदियां हैं वो अपने साथ बहुत सारे अवसाद बहा करके लाती हैं। ठीक है, तो जहां से वो गुजर जाती हैं तो बहुत सारे अवसाद छोड़ कर जाती हैं, मतलब कि नया जलोढ़, एक नई मिट्टी छोड़ देती हैं, बड़ी उपजाऊ होती है। वहां पर अगर आप खाद और मतलब जो है जो भी उर्वरक वगैरह है नहीं डालते हैं, फिर भी अच्छी फसल होती है। यहाँ पर प्राय बाढ़ एक वर्ष नई उर्वर मिट्टी लाती है, और ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। तभी आपने देखा होगा कि जो गंगा किनारे हैं, या जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनके किनारे लोग जब पानी कम हो जाता है, गर्मी के मौसम में पानी कम होता है, तो लोग उसकी जो नया जलोढ़ है, या अगर बहुत सारी बालू वालू इकट्ठी होती है नदियों के किनारे, तो लोग खेती करने लगते हैं। ठीक है, सब्जियां बो देते हैं, गेहूं बो देते हैं, कुछ फसल लगा देते हैं। ठीक है, गंगा के किनारे आपने अक्सर देखा होगा, तो गंगा किनारे लोग गांव बसे हुए हैं, तो उन्होंने ये अक्सर देखा होगा कि गंगा किनारे लोग बहुत खेती करते हैं जब बाढ़ का पानी काफी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए कैसा उपयुक्त है, और इसे कछारी प्रदेश या फिर बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। खादर प्रदेश को हम कछारी प्रदेश या फिर बाढ़ के मैदान के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पर फैला हुआ है, ये पूर्वी यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल और असम में इसका विस्तार है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल और असम में विस्तार इसका क्यों बताया गया है, क्योंकि जो डेल्टाई क्षेत्र, जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, उसको भी इस क्षेत्र में यानी कि खादर प्रदेश में शामिल किया गया है। तो इसका विस्तार आपको पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम में भी मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका दो टॉपिक छोटे छोटे थे, उत्तर भारत का विशाल मैदान और हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, ये आज आपका हो गया है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि वहां पर प्रायद्वीपीय भारत है वो उसका निर्माण कैसे हुआ है और कहां से कहां तक वो विस्तार है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।